राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। विश्व में अपनी तरह के पहले प्रयास में भारत टैक्सी का गृह मंत्री ने उद्घाटन किया। भारत टैक्सी एक ऐसी सहकारी टैक्सी है जिसमें मालिक स्वयं इसके सारथी होंगे। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि सहकारिता के इस प्रयास में महिला व पुरुष दोनों शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि 3 साल के अंदर सहकारिता टैक्सी पूरे देश भर में फैलेगी। उन्होंने जनता का भ्रम दूर करते हुए कहा कि जब सहकारिता टैक्सी के बारे में चर्चा शुरू की गई तो लोगों को लगा कि सरकार टैक्सी के क्षेत्र में आना चाहती है, जबकि ऐसा नहीं है। सहकारिता केवल और केवल जनता की और सहकारिता टैक्सी चलाने वाले सारथियों की होगी। उन्होंने इस अवसर पर सभी आने वाले सहकारी टैक्सी भाइयों बहनों और भारत टैक्सी संचालकों को शुभकामनाएं प्रदान की। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में सारथी प्रतिनिधि, सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के बोर्ड पर वो भी सारथियों के प्रतिनिधि है। आज उपस्थित सभी सहकारिता संस्थाओं से जुड़े हुए ढेर सारे सहकारी अग्रणीगण, सहकारिता मंत्रालय और जिनके साथ समझौते हुए हैं, वो 8 संस्थाओं से आए हुए सभी अधिकारीगण और भारत टैक्सी की आत्मा ऐसे मेरे सभी सारथी भाई बहनों का मैं आज यहाँ पर स्वागत करूं। मित्रों, कई बार कुछ काम जो शुरू होते हैं तब मालूम नहीं होता है ये कितना बड़ा काम है, परंतु कुछ साल उसकी यात्रा समाप्त होने के बाद पीछे मुड़ कर देखते हैं तो एक वट वृक्ष के बीच की भांति एक विशाल वट वृक्ष अपनी छाई में करोड़ों लोगों को समावेश करता है। इसी प्रकार से सहकार टैक्सी की ये शुरुआत 800,000 सारथी प्रतिनिधियों के सामने और कुछ कोऑपरेटिव लीडर्स के सामने हो रही है, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि 3 साल के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से कामाख्या तक पूरे देश भर में ये सहकार टैक्सी हमारे टैक्सी सारथियों के कल्याण का एक बहुत बड़ा माध्यम बनने जा रही है। जब ये विचार मैंने पहली बार पार्लियामेंट के सामने रखा, ढेर सारे लोगों ने और विशेषकर टैक्सी के कामकाज में जुड़ी कंपनियों ने मुद्दा उठाया था कि सरकार क्यों टैक्सी के क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। उनको सहकार और सरकार के बीच का भेद मालूम नहीं है। मैं आज उनको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार टैक्सी के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रही है, सहकार टैक्सी के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। और शायद पूरे विश्व में एक ऐसी अनूठी टैक्सी कंपनी, एक कोऑपरेटिव अस्तित्व में आ रही है जिसका मालिक टैक्सी चलाने वाला सारथी है, कोई कंपनी नहीं। इस सहकार टैक्सी का इसके साथ जुड़ा हुआ एक सारथी भाई बहन, सहकार दीदी, सारथी दीदी, ये इस टैक्सी कोऑपरेटिव की मालिक है। और यही संकल्पना आपके जीवन में, आपके आत्मविश्वास में और आपकी आर्थिक स्थिति में, तीनों में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाला है। कोई कंपनी सारथी को मालिक नहीं बना पाएगी, भारत टैक्सी आपको मालिक बना रही है। ये एक ऐसी चीज है जो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो लोग कंपनी खुद के लिए चला रहे हैं, भारत टैक्सी सारथी भाइयों बहनों के लिए चल रही है। यहां पर शून्य कमीशन है, सर्ज फ्री कमाई है, दुर्घटना बीमा, इफ्को टोक्यो के इंश्योरेंस का लाभ मिलने वाला है, 5 लाख तक का सरकारी सुरक्षा योजना का भी लाभ मिलेगा। काली पीली टैक्सी, ऑटो, बाइक सभी को बराबरी का मंच प्रदान किया जाएगा। आप लोग शेयर होल्डर भी बनोगे, मालिक भी बनोगे। SOS अलर्ट के माध्यम से आपातकाल की सुरक्षा ऐप के अंदर मुहैया करा दी गई है। दिल्ली NCR में
अभी 8 केंद्र हेल्पलाइन और सहायता केंद्र बने हैं। ऐसे कई सारे केंद्र को का जाला देश भर में बुन लिया जाएगा और 3 स्तर पर, ऐप पर, वेबसाइट पर और टोल फ्री नंबर के माध्यम से प्रतिनिधियों के साथ रेगुलर मीटिंग कर शिकायत निवारण की प्रक्रिया भी की जाएगी। मित्रों, अभी तो गुजरात के कुछ शहर, दिल्ली और एनसीआर में इसकी शुरुआत हो रही है, मगर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले 3 साल से कम समय में हम देश के हर राज्य में और हर बड़े शहर में हमारे सारथियों के लिए उपलब्ध होंगे। इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत नहीं। केंद्रीय बजट पर अपने विचार रखते हुए नई दिल्ली के सांसद बांसुरी स्वराज ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह बजट रोजगार के नए आयाम खोलने वाला है। उन्होंने दावा किया कि बजट के केंद्र बिंदु युवा हैं और यह बजट भले ही 1 साल का हो, लेकिन इसकी प्लानिंग 5 साल की और दूरदृष्टि अगले 25 साल की है। कि 21st सेंचुरी के 2nd क्वार्टर का पहला बजट है। ये ऐसा बजट नहीं है जो केवल एक सेक्टर की बात करता है, ये हर वर्ग, हर सेक्टर की बात करता है। और एक ऐसा बजट है जो अगले 25 साल का विजन रखता है, यानी 25 साल का विजन, 5 साल का प्लान और 1 साल का ये बजट। युवा शक्ति को इस बजट का केंद्र बिंदु बनाया गया है और खास करके अगर आप देखेंगे तो युवाओं से जुड़ी हुई जितनी भी सुविधाएं हैं उन पर विशेष ध्यान गया है। मैं सबसे पहले तो आईटी सेक्टर की बात करना चाहूंगी। ये एक ऐसा बजट है जो डिजिटल एक्सपेंशन से अब भारत को डिजिटल सोवरेनिटी की तरफ लेकर जाता है। हम सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह भारत में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए 40,000 करोड़ रुपए का इम्पेटस दिया गया है। यानी भारत में केवल स्मार्टफोन के ही पुर्जे नहीं बनेंगे, केवल स्मार्टफोन ही नहीं बनेगा, बल्कि चाहे जेसीबी हो, चाहे अस्पतालों में लगने वाली लिफ्ट हो, एक एक चीज में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए इस बजट ने प्रावधान करे हैं और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही हो, यह सुनिश्चित करा है। अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो इंडियन सेमीकंडक्टर्स मिशन 2.0 को लॉन्च करता है ये बजट। आप देख रहे होंगे कि 100 करोड़ रुपए के डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव्स 30 से ज्यादा कंपनियों में और इंडस्ट्री फोकस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रावधान इस बजट में करे गए हैं। ये सुनिश्चित करेगा कि चिप एंड आईटी रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग में भारत में आत्मनिर्भरता हो, सेल्फ रिलायंस हो। यही नहीं, लिथियम एंड आयन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितने भी कैपिटल गुड्स हैं उन पर ड्यूटी में एग्जेम्पशन दी गई है। जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है सोडियम एंटीमोनेट की, एक ऐसा रॉ मटेरियल जो सोलर ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में लाया जाता है, उसमें भी टैक्स एग्जेम्पशन दी गई है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि ग्रीन एनर्जी की जनरेशन और एनर्जी की स्टोरेज दोनों को सुगम करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए इस बजट में प्रावधान करे गए हैं। एक टैक्स हॉलिडे दी गई है 2047 तक उन सभी विदेशी कंपनियों को जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ताकि भारत में एक डेटा आईटी सेंटर बनाया जाए। ये जो एआई ड्रिवन डिमांड है, इसको पूरा करने के लिए ये प्रावधान करे गए हैं। एआई की बात करें तो एआई का प्रयोग हमारी आम जिंदगी में किस तरह उसकी एप्लीकेशन हो, उसका भी ध्यान दिया गया है। भारत विस्तार से हमारे देश के अन्नदाता को भी सुगमता मिलेगी और ज्यादा आसानी मिलेगी। भारत विस्तार एक ऐसा एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारे देश के फार्मर्स, हमारे कृषि एक्चुअली में जाके क्रॉप रिलेटेड इंफॉर्मेशन रियल टाइम में ले सकते हैं। अब हम अगर बात करते हैं ऑरेंज इकोनॉमी की,
तो ये एक नया उभरता हुआ सेक्टर है हमारी इकोनॉमी में, जो बहुत ज्यादा यूथ ड्रिवन है। ऑरेंज इकोनॉमी का अर्थ है कि जितने भी हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जितने भी हमारे गेमर्स हैं, जितने भी हमारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑडियो विजुअल एनिमेशन रिलेटेड सेक्टर्स में काम करते हैं, उनको इम्पेटस देने के लिए अटल टिंकरिंग लैब की तर्ज पर यह सुनिश्चित करा गया है इस बजट ने कि 15,000 से ज्यादा स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाए जाएंगे। यानी भारत के टैलेंट पूल का केवल विस्तार ही नहीं होगा, वी आर ऑल्सो इंश्योरिंग दैट वी आर होनिंग देयर स्किल्स। बिहार विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार का पक्ष रखा। इस अवसर पर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आज एनडीए की सरकार में कानून का राज्य है। जहां एक समय लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, आज कानून व्यवस्था सुदृढ़ होने के कारण राज्य में विकास की धारा बह रही है। उन्होंने कहा कि पहले समाज का बंटवारा था, इलाज का इंतजाम नहीं था, सड़कें बेहद कम थीं, लेकिन एनडीए सरकार के प्रयासों से न केवल आज सड़कों का जाल बिहार में बिछा है, बल्कि बिजली की व्यवस्था भी सुदृढ़ हुई है। उन्होंने इस अवसर पर सरकार द्वारा किए जा रहे अन्य प्रयासों की भी चर्चा की। मैं सर्वप्रथम बिहार विधानसभा के बजट सत्र में सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ है। मैं बिहार विधानसभा के उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में भाग लिया। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों एवं प्राथमिकताओं को विस्तार से बताया है। इसके लिए मैं माननीय राज्यपाल के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम के बाद कोई बाहर जाता था जी, सम्मा में घर में मैं बैठा रहता था। यही ना आप लोगों का हिसाब था। आज समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। वर्ष 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे, यानी प्रतिदिन 1 या 2 मरीज आते थे। तो वर्ष 2006 से अस्पतालों में, ये पहले वाली बात है जो हम लोगों की सरकार बनी थी, उसके पहले वाली जो स्थिति थी उसके बारे में कह रहे हैं कि पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही होते थे, वहां प्रतिदिन 1 या 2 आता था। तो ये सब देख करके बड़ा खराब लगता था। वही हम लोगों ने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने
औसतन 11,600 मरीज आते। पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे। पहले जो बात था, पहले 6 थे। हम लोगों ने वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते। अब कितना पहले खराब था उन लोगों का, अब उसके चलते तुरंत 2006 के बाद हम लोगों ने किया, तो उसके लिए 11,600 मरीज अब सब जगह इलाज के लिए जाते रहे। पहले मात्र, अब पहले क्या स्थिति थी, हम पहले भी बुलवे किए थे, मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे। आज जिसकी संख्या अब उसके बाद थोड़ा हम बढ़ाए हैं तो 12 तो हो गया, लेकिन उसके अलावा बाकी और भी 27 कर रहे हैं। 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जिनमें बहुत ही शीघ्र पूरा किया जाएगा। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य ऋण संगोष्ठी में पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों, उद्यमियों, सहकारिता कर्मियों को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत देश में सभी सेक्टर तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसमें सहकारिता का अहम योगदान है। उत्तर प्रदेश में भी सहकारिता को आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले सहकारी तंत्र में माफिया के हावी होने के कारण 16 सहकारी बैंक दिवालिये की कगार तक पहुंच चुके थे, लेकिन नई सरकार आने के बाद सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों के कारण 15 बैंक आज मुनाफे में हैं। महानुभाव, मैं सबसे पहले स्टेट क्रेडिट सेमिनार के इस आयोजन में आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि नाबार्ड, जिसका उद्देश्य ही कृषि और ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाना है, आज इस क्रेडिट सेमिनार के माध्यम से प्रदेश भर से आए हुए प्रगतिशील किसानों, एफपीओज, एमएसएमई सेक्टर में कार्य करने वाले उद्यमियों और कोऑपरेटिव सेक्टर में पैक्स के माध्यम से सहकारिता आंदोलन को जमीनी धरातल पर उतारने की इस मुहिम का हिस्सा इस सेमिनार के माध्यम से भी उनकी सक्सेस स्टोरी को सबके सामने रख रहा है। आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। पहली बार देश के अंदर आजादी के बाद कोऑपरेटिव एक मंत्रालय के रूप में कार्य कर रहा है। एफपीओज को हर एक स्तर पर प्रोत्साहन मिल रहा है। महिला स्वयंसेवी समूह को आपने अभी देखा होगा, इस बार के यूनियन बजट में लखपति दीदी को सी मार्ट के रूप में अब उनके ग्रामीण क्षेत्र में जो भी प्रोडक्ट उनके द्वारा वहां तैयार किया जाता है, उसको मार्केट से लिंक करने के लिए सी मार्ट की स्थापना की जाएगी। यह भी आज इस बार के यूनियन बजट में प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने घोषित किया है। अनेक प्रोत्साहन इस दिशा में प्रारंभ हुए हैं और परिणाम है कि थोड़ा सा गाइड और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ तो ये सभी सेक्टर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि आज भारत दुनिया के अंदर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ है। बहनों और भाइयों, यही प्रोग्रेस की स्थिति देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य का है। हमें याद करना होगा, ये प्रकृति और परमात्मा की विशेष अनुकंपा है कि जो नियम देश के अंदर, दुनिया के अंदर भारत पे लागू होते हैं, वही चीज भारत में यूपी पे लागू होते हैं। एकदम वही परिस्थितियां हैं, वही परिस्थितियां हैं। 17 के पहले यूपी की स्थिति क्या थी?
कहां थे हम? न विकास था, न रोजगार था। प्रदेश के अंदर कोऑपरेटिव सेक्टर में वे लोग हावी थे जो जहां का सबसे बड़ा माफिया था वो उसमें हावी था। कोऑपरेटिव सेक्टर चौपट। 16 जिला सहकारी बैंक, रिजर्व बैंक ने उन्हें डिफाल्टर घोषित कर दिया था और बंदी का आदेश कर दिया था। और आज ये 16 में से 15 प्रॉफिट में आ गए हैं, 16वें को भी प्रॉफिट में लाया जा रहा है। टैक्स की संख्या बढ़ी है, हमने उनके टर्नओवर को बढ़ाया है, उनकी क्रेडिट की सीमा को बढ़ाया है और खाद वितरण के कार्य के लिए सहकारिता विभाग ने थोड़ा मैन पावर की शॉर्टेज की है, लेकिन उसको पूरा भर देते तो देश के अंदर सबसे अच्छा फर्टिलाइजर वितरण का काम उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है और होता है। कृषि और सहकारिता मिलकर के उस कार्य को कैसे आगे बढ़ाए, थोड़ा सा प्रयास हुआ, आज वही सहकारिता फिर से एक नए आंदोलन अभियान के रूप में आगे बढ़ चुका है। आज कोऑपरेटिव का भी आधुनिकीकरण हो रहा है। आपने देखा होगा अभी सहकार से समृद्धि की ओर डिजिटल, इसका डिजिटलीकरण, ई गवर्नेंस और पारदर्शी नीतियों से आज सहकारिता में सुशासन और जवाबदेही भी इसमें सुनिश्चित हुई है। हम इस दिशा में पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं और इसमें हम लोगों के द्वारा हमारा पूरा प्रयास होगा कि यह गवर्नमेंट इस दिशा में कार्य करे। और यूपी देश के अंदर पहली गवर्नमेंट है जो विश्व बैंक के साथ एग्रीटेक पर कार्य कर रही है। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, वोमेन, एग्रीटेक और यूथ एंटरप्रेन्योर्स पर आज हम फोकस करें। आज का जो एक क्रेडिट सेमिनार है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप 2027 में भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने और 29-30 में यूपी जैसे राज्य को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में मददगार होगा। कोऑपरेटिव सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में अगर हम कार्य कर पाएंगे तो उसके बेहतर परिणाम आएंगे। मैं आज के इस सेमिनार के लिए नाबार्ड को, सभी बैंकर्स को हृदय से धन्यवाद देता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नव प्रशिक्षित जेल प्रशिक्षकों की आज दीक्षांत परेड को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने इस क्षण को माता पिता के लिए गर्व का बताया, साथ ही साथ इसे परीक्षार्थियों की आत्मनिष्ठा और संयम का पर्व बताया। उन्होंने कहा कि यह परीक्षार्थियों के लिए जीवन का अविस्मरणीय अध्याय है। यह परीक्षार्थियों की व्यक्तिगत उपलब्धि तो है ही, साथ ये राज्य के प्रति उनके द्वारा एक महान दायित्व की शुरुआत है। ये ऐतिहासिक दिन नए जीवन की ओर ये पहला कदम बढ़ाने का है। मुझे खुशी है कि आज करनाल की यह पावन धरती देश सेवा, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र भक्ति के अद्भुत दृश्य की ये साक्षी बन रही है। साथियों, यह दिन आपके जीवन का ये स्मरणीय अध्याय है जो आपको व्यक्तिगत उपलब्धि के साथ साथ समाज और राज्य के प्रति एक महान दायित्व से जोड़ता है। मैं इस बैच के सभी, जैसा बताया भी गया है कि 116 हमारे सहायक अधीक्षक व वार्डनरों को हार्दिक बधाई देता हूं। गर्व की बात है कि इस बैच में एक महिला सहायक अधीक्षक व 8 महिला वार्डन भी शामिल हैं। साथियों, यह महिलाओं की सहभागिता एवं सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय कदम है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, दीक्षांत परेड किसी भी वर्दीधारी सेवा में केवल प्रशिक्षण की समाप्ति का प्रतीक नहीं होती, बल्कि यह उस मानसिक, शारीरिक और नैतिक रूपांतरण की घोषणा होती है जिसके बाद
एक प्रशिक्षु पूर्ण रूप से जिम्मेदार अधिकारी के रूप में समाज की सेवा के लिए वो तैयार होता है। इस समय जेल वार्डनों को राशन भत्ता 600 रुपए प्रति माह मिलता है। मैं इसे आगामी वित्त वर्ष से 2.5 गुना बढ़ा करके 1500 रुपए करने की घोषणा करता हूं। साथ ही कन्वेंस भत्ता जो इस समय 50 रुपए प्रति माह है, उसे 14 गुना से अधिक बढ़ा करके 720 रुपए प्रति माह करने की घोषणा करता हूं। और साथियों, इसी तरह वर्दी भत्ता 3000 रुपए से बढ़ा करके 7500 रुपए प्रति वर्ष करने की घोषणा करता हूं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, इन घोषणाओं से सरकार पर कुल लगभग 26 करोड़ 35 लाख प्रति वर्ष का वित्तीय भार पड़ेगा, जिसे हम सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। आज आप सब प्रशिक्षकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा। इंडिया स्टोन मार्ट के उद्घाटन के अवसर पर जयपुर में सीएम भजन लाल ने व्यापारियों, उद्यमियों, जनता एवं श्रमिक प्रतिनिधियों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने स्टोन उद्योग से जुड़ी कई बातों पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि श्रमिकों का सम्मान करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि श्रमिकों से स्टोन इंडस्ट्री की ताकत बढ़ती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि श्रमिकों को उनका पूरा मानदेय मिले, साथ ही साथ उनके परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल भी रखा जाए। स्टोन मार्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के इस गरिमामयी अवसर पर मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद भी देता हूं कि आपने ये कार्यक्रम या ऐसे समय पर आयोजित किया है जब 2 साल पहले राइजिंग राजस्थान हुआ और इसी वर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी कार्यक्रम भी हुआ। आज यहां जो ऊर्जा दिख रही है, जो उत्साह महसूस हो रहा है, ये केवल एक प्रदर्शनी का नहीं है, बल्कि नए राजस्थान के संकल्प का प्रतीक है। यह आयोजन सिर्फ व्यापार का मंच नहीं है, ये हमारी भारतीय प्राकृतिक पत्थर उद्योग की शक्ति और सामर्थ्य और प्रदर्शित करने वाला एक वैश्विक मंच बन चुका है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी और कुशल नेतृत्व में आज भारत वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बनकर उभरा है। आज पूरी दुनिया निवेश और व्यापार के अवसरों के लिए भारत की ओर देख रही है। मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत की महत्वाकांक्षी परिकल्पना ने हर उद्योग को नई दिशा देने का काम किया है और एक नया विश्वास भी जगा है। अभी हमारा 10 दिसंबर को प्रवासी दिवस हुआ। हमारे राजस्थानी प्रवासी भाइयों को जिस मन से, जिस भाव से वो राजस्थान के अंदर काम कर रहे हैं, उन्होंने जन्मभूमि से लेकर कर्मभूमि में भी लगातार काम कर रहे हैं। पूरे राजस्थान के अंदर उन्होंने पानी की व्यवस्था दी कि उसके लिए भी काम कर रहे हैं। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि आप आइए और आगे आकर के इस तरह के आयोजन करिए जिसमें कि हम हमारे स्टोन को आगे बढ़ा सके, राजस्थान के स्टोन को दुनिया की पहचान बना सके। ऐसा मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। हमें आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल बढ़ाना है, डिजिटल समाधान अपनाने, स्टार्टअप को प्रोत्साहन करना है, नवाचारों को बढ़ाना है। भारतीय सैंड स्टोन और संगमरमर को आज दुनिया भर में ग्रीन मटेरियल यानी पर्यावरण के अनुकूल सामग्री के रूप में पहचान मिल रही है। ये हमारे लिए निर्यात बढ़ाने का सुनहरा अवसर है। हमें इस अवसर का पूरा फायदा उठाना होगा। हमें उत्पादकता बढ़ानी होगी, गुणवत्ता में सुधार करना होगा। साथियों, इस बार इंडिया स्टोन मार्ट में कई नई और ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। पहली बार 26 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में वेबसाइट बनाई गई है ताकि दुनिया के हर कोने में हमारी पहुंच हो सके। पहली बार डिजिटल मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की गई है जो प्रदर्शकों को 2 साल तक मुफ्त में उपलब्ध रहेगी। पहली बार 24,771 वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्र में प्रदर्शनी आयोजित की है। ये सारे प्रयास इस बात के प्रमाण हैं कि हमारा उद्योग परंपरा, आधुनिक और सुंदर समन्वय बना रहा है। हम अपनी जड़ों से जुड़े और साथ ही भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।